अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस की कि इसकी डिस्कवरी किसने की। अच्छा, आप लोगों ने डिस्कवरी पहले भी पढ़ लिया है, ये एमसीक्यूज बिल्कुल चैप्टर के शुरू में मौजूद है कि भाई न्यूक्लियस की डिस्कवरी सबसे पहले की 1831 में, और शुरू में यहीं से काम हुआ था। उससे पहले सेल का पता लगा था, वो किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अब बात ये आती है कि रॉबर्ट बाउन ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। बट एक बात बताने लग रहा हूँ बेटा, एपिडर्मिस ऑफ ऑर्किड्स में, ये जो ऑर्किड्स हैं ये क्या है? ऑर्किड्स बेटा आप लोगों के हैं प्लांट्स। ऑर्किड्स क्या है? प्लांट है। अब सबसे पहले जो आपका न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ, इसकी वजह क्या थी? ये प्रोमिनेंट था मैनी सेल्स में, सबसे ज़्यादा वाज़ेह था, और वो कहता है ये स्लाइटली डार्कर था साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। साइटोप्लाज्म क्या है? लिविंग कंटेंट है, लेकिन क्या है? बाहर की जानिब। दो लिविंग कंटेंट है, अब न्यूक्लियोप्लाज्म है वो इसमें हम करेंगे। अब बात आती है बेटा इसकी प्रेजेंस। लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें सारों को पता है, मोस्टली हम बात ही करते हैं या प्लांट्स की या एनिमल्स की। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें ना बेटा, मैं ये कहता हूँ प्लांट्स के अंदर न्यूक्लियस इज पुश टू द पेरिफेरल लेयर। ये पेरिफेरल लेयर के साथ क्यों बेटा कर दिया जाता है, पुश क्यों किया जाता है? जब आप लोगों ने वैक्यूल पढ़े थे, वैक्यूल में बताया था मैंने आपको कि जो वैक्यूल है, स्मॉल वैक्यूल आपस में मिलते हैं और मैच्योर प्लांट में एक लार्ज वैक्यूल बनाते हैं। जब ये लार्ज वैक्यूल बनता है, ये इसको पुश कर देता है पेरिफेरल लेयर में। सेकेंड बात, एनिमल्स में न्यूक्लियस कहाँ पे मौजूद है? मैं कहता हूँ इन द एनिमल्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर। न्यूक्लियस कहाँ पे मौजूद है? सेंटर में। फिर बात आती है इसकी शेप। मोस्टली हम लोगों ने पढ़ रखा है बेटा कि जो शेप है इसकी क्या है? स्फेरिकल होती है। ठीक है, स्फेरिकल होती है, लेकिन ये इरेगुलर भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द सेल। सेल की शेप के ऊपर ये डिपेंड करती है। अब बात आती है बेटा, अगर हम कभी बात करें किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस तो है, लेकिन वो कहता है कुछ मोनोन्यूक्लिएट सेल होते हैं, कुछ बाइन्यूक्लिएट सेल होते हैं, कुछ मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल। जिस सेल में एक कंटेनिंग वन न्यूक्लियस, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा? कंटेनिंग वन न्यूक्लियस, जिसमें एक न्यूक्लियस हो उसे क्या कहते हैं? मोनोन्यूक्लिएट। इसकी एग्जांपल क्या है? सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मैं सिर्फ अमीबा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? अमीबा की। सेकेंड वन आते हैं बाइन्यूक्लिएट सेल। बाइन्यूक्लिएट सेल क्या है? ऐसे सेल जिनमें क्या है? दो न्यूक्लियस। बाइन्यूक्लिएट सेल क्या है? ऐसे सेल जिनमें दो न्यूक्लियस हो। अच्छा, ये मोस्टली ना ये डिजीज है। ये क्या है? डिजीज में होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कैंसरस सेल। जो आपके सिंपल सी बात लिखते हैं हम, जो कैंसर सेल हैं उनमें मोस्टली क्या होते हैं? बाइन्यूक्लिएट सेल्स। बाइन्यूक्लिएट सेल है। थर्ड वन है मल्टीन्यूक्लिएट सेल। मल्टीन्यूक्लिएट सेल क्या है? मैं कहता हूँ सेल कंटेनिंग मैनी न्यूक्लियस। हमारी बॉडी में ना बेटा दो सेल्स आते हैं। एक ये मसल्स जो हैं हमारे, पहले किसके हैं? मसल्स के। अगर मैं बात करूँ ना, स्केलेटल मसल के जो सेल हैं प्लस कार्डियक मसल के जो सेल हैं, दोनों इनके अंदर क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट सेल। फिर बात आती है बेटा कि ये कब आप लोगों के प्रोमिनेंट होता है? मैं कहता हूँ जब दो फेजेस होती है ना, हमने हमेशा सेल साइकिल पढ़ा है। ठीक है, सेल साइकिल के अंदर अगर हम लोग बात करें, एक डिवाइडिंग फेज है, एक नॉन डिवाइडिंग फेज है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ना बेटा, न्यूक्लियस विजिबल हमेशा क्या है? नॉन डिवाइडिंग फेज में। इस नॉन डिवाइडिंग फेज में ये क्या होता है? न्यूक्लियस, ये जो ये पूरा है,
ये विजिबल होता है। अब बात ये आती है बेटा कि इसके अंदर जो एक हेरिडिटी मटेरियल है दैट इज नोन एज द क्रोमैटिन। अच्छा, कभी भी बेटा क्रोमोसोम नहीं होता। जब ये नॉन डिवाइडिंग फेज में है, डिवाइड नहीं हो रहा, तो जो हेरिडिटी मटेरियल है वो किस फॉर्म में होता है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन किसे कहते हैं? लूजली थ्रेड लाइक शेप, लूजली थ्रेड लाइक शेप, और साथ इसके बाद सोलेबल सैप होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन एक बात जहां हमने छोड़ दी वो है न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई, ठीक है, वो इंशाल्लाह कल बात करेंगे। अब बात आती है जब डिवाइडिंग फेज होती है उसके अंदर क्या होता है, मतलब माइटोसिस मियोसिस शुरू हो गई, वहाँ क्या होगा बेटा? सिंपल सी बात है, सबसे पहले न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोलस, ये सारी चीज़ें डिसअपेयर होने लग जाती हैं। वो कहता है न्यूक्लियस इन डिवाइडिंग फेज इज डिसअपेयर्ड, वो क्या हो जाता है? डिसअपेयर होता है। और क्रोमैटिन की जो शेप होती है ना बेटा, वो इस तरह के क्रोमोसोम में चेंज हो जाती है। या आपने कभी 9वीं में पढ़ के आए होंगे, 10th में पढ़ा होगा, क्रोमैटिन किस में चेंज होता है? क्रोमैटिड्स में, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम के पास फिर क्रोमैटिड्स होते हैं, वो सेंट्रोमेयर के जरिए जुड़े हुए हैं। अब मैं ये कहता हूँ न्यूक्लियस में हेरिडिटी मटेरियल होता है जो किसके अंदर होता है? क्रोमोसोम में। और यही क्रोमोसोम होता है जो बेटा क्या कहता है? कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ विच इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सिंपल, we said that it carry out all the activities of the life. Then DNA, RNA and proteins are present in the nucleus. ये भी न्यूक्लियस में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। ये केमिकल कंपोजिशन है उसकी बना रहे हैं, लेकिन ये मौजूद किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियर लाई में। फिर बात आती है इसके 3 प्रोमिनेंट पोर्शन होते हैं न्यूक्लियस के, जो कंपोनेंट्स भी कह लो बेटा आप लोग। पहला न्यूक्लियर इन्वेलप, सबसे पहला क्या है? न्यूक्लियर इन्वेलप, फिर न्यूक्लियोलस, तीसरा वन वो जो हमने वो भी ऊपर बात की सोलेबल सैप है, वो क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है बेटा। अब सेकंड वन जो हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको हम स्टार्ट करते हैं। वो क्या है? इसको मैं दूसरे अल्फाज में क्या कहता हूँ? न्यूक्लियर इन्वेलप। पहली बात मैं कहता हूं जो आपका न्यूक्लियस है ना, या न्यूक्लियस है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। इसकी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, उन्हीं मेम्ब्रेन्स को हम न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब मैं कहता हूं न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या मौजूद है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है। ये हेरिडिटी मटेरियल को बेटा किससे अलग करती है? साइटोप्लाज्म से। अपना एक दिमाग में बात याद रखना, हमेशा याद रखना भाई, जो आपके न्यूक्लियर इन्वेलप है ना बेटा, ये न्यूक्लियोप्लाज्म को दोनों लिविंग कंटेंट है। आइदर दी न्यूक्लियोप्लाज्म आर दी साइटोप्लाज्म, अंदर वाला न्यूक्लियोप्लाज्म और बाहर वाला साइटो। और अगर हम कलेक्टिवली इन दोनों को कहें तो इन दोनों को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। दोनों को क्या कहते हैं? प्रोटो, हैं दोनों लिविंग कंटेंट। लेकिन वो कहता है अंदर वाले लिविंग कंटेंट में भी हमने पढ़ा क्या होता है? DNA, RNA वगैरह। लेकिन बाहर जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज पढ़ी होंगी आपने, सारी पढ़ी थी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एनिमल सेल है तो पहले नहीं। लेकिन अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी एपेटस, वो सारी ऑर्गेनेलीज इसमें मौजूद हैं। और उनके अंदर बेटा मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। वो कहता है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन इनको डिग्रेड ना कर दे, इसलिए इसका फंक्शन क्या है? न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद है जो DNA, RNA वगैरह को उससे बचाती है। अब फिर इसकी 2 मेम्ब्रेन्स है, अभी मैंने ऊपर बताया वो क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस। उसकी जो मेम्ब्रेन्स है उनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 2 मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल है, एक आउटर दूसरी इनर। आउटर मेम्ब्रेन बेटा किसके साथ कॉन्टिन्यूस होती है? बिल्कुल बाहर की जानिब। इट इज कॉन्टिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है। अच्छा, एक और बात बेटा, तुम लोगों ने पढ़ा होगा हमारे पास एक चीज़ है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा में 2 चीज़ें होती हैं बेटा, ये एक्स्ट्रा है। एक ट्रांसक्रिप्शन होती है,
सेकेंड वन ट्रांसलेशन होती है। दो चीज़ें हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन, दूसरी ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होती है यार, अगर हम लोग इस बात का न्यूक्लियस के अंदर हो रही है, लेकिन जो ट्रांसलेशन होती है वो साइटोप्लाज्म में मौजूद हो, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर होती है। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ ये इसके साथ क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पे क्या होती है, ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन होगी तो आपकी प्रोटीन बनेगी। अब फिर इन्हीं के अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर पोर्स मौजूद होते हैं। वो कहते हैं इन पोर्स को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स करते क्या हैं, ये फ्लो ऑफ मटेरियल्स कहते हैं, या जिन्हें हम क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स करवाते हैं बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। लेकिन वो कहता है जो न्यूक्लियर इन्वेलप की न्यूक्लियर पोर्स की तादाद है, ये क्या होती है, डिफरेंट होती है। अनडिफरेंशिएटेड सेल, मतलब जो अनडिफरेंशिएटेड नहीं होते और वो क्या कर रहे हैं, आगे डिवाइड हो सके, मजीद ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं सेल्स के, उनके अंदर इसकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। मिसाल क्या, एग सेल है, 30,000 पोर्स हैं। और जो डिफरेंशिएटेड सेल होते हैं जिस तरह एरिथ्रोसाइट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर वो कहता है 3 से 4 न्यूक्लियर पोर होते हैं। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, ये जो न्यूक्लियर पोर होते हैं इनकी शेप क्या होती है, चेंज होती है। इस शेप चेंज होने का मतलब क्या है, ये जो ट्रैफिक ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। बस आज का लेक्चर यही तक है, ठीक है बेटा, खुदा हाफिज़।